हाँ, संतोष चौधरी जी एमआईएम के पूर्व नेता और कांग्रेस के वर्तमान नेता हो गए आप। सदस्यता लिया है आपने। क्या कहना चाहिए, इसी से शुरुआत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। और यकीनन एमआईएम से मेरा कोई नाता नहीं रहा और मैं कांग्रेस में आ गया हूं। और बातें वही है, नेता मैं कल भी नहीं था, नेता मैं आज भी नहीं हूं। कार्यकर्ता कल भी था, कार्यकर्ता आज भी हूं। आज मुझे कांग्रेस द्वारा एक पद भी दिया गया है और वो है जिला मीडिया प्रभारी का। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर अनवरत, जिस तरह से मैं पिछली पार्टी में काम कर रहा था, इसी तरह से आगे काम करता रहूँगा। एमआईएम छोड़ने की वजह क्या रही? एमआईएम छोड़ने की वजह अगर बात करें तो मैं अभी फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नेता जावेद साहब को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके तमाम, हमारे जो उस पार्टी में हमारे दोस्त लोग हैं, उन तमाम दोस्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे संगठन को कि मुझे उन्होंने स्थान दिया, मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। रहा सवाल कि मैं पिछली पार्टी को क्यों छोड़ा, देखिए मौजूदा दौर जो हिंदुस्तान के हालात हैं और किसी से छुपी नहीं है कि क्या हालात हैं। ऐसी स्थिति में जहां हम भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, तो हमें ये ज़रूर देखना होगा, होमवर्क करना होगा कि हम किस तरह की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हमको तय करना होगा। हम भारतीय जनता पार्टी का नकल करना चाहते हैं कि अगर वो एक पंथ समुदाय को लेके जाना चाहते हैं तो हम भी एक पंथ समुदाय को लेके जाना चाहेंगे, तो संतोष चौधरी जैसे लोगों की जगह नहीं बनती है। ये तो राजनीतिक कारण हुए, लेकिन खास करके उस संगठन में जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत करके उस संगठन को खड़ा किया था, मैं अपने ऊपर पूरा श्रेय नहीं लेना चाहता हूं कि मैंने ही किया, लेकिन मैं हिस्सा रहा हूं, जैसा भी हुआ है शुरुआत के दिनों से अभी तक। और जो मैं माहौल वहाँ बनाना चाह रहा था, इवन अगर कोई साथी लोग अगर कुछ उस तरह से बातें भी करते थे, तो मैं प्रयास करता था कि एक प्योरिटी आए और एक समझदारी वाली बातें हों। कोई भी इस तरह की बातें ना करें कि किसी भी पंथ समुदाय को तकलीफ़ हो। मेरा कहना यह है कि आप किसी समुदाय के हित में काम करें, लेकिन ऐसी कोई बातें ना करें कि किसी भी समुदाय को तकलीफ़ हो, चाहे वो कोई भी हो। मोहब्बत के साथ अगर आप ये जंग नहीं लड़ सकते, तो मेरे ख्याल से मौजूदा दौर पर आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। तथापि अंदरूनी कुछ मसले हैं, मैं अभी इस वक्त उनको सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, जो व्यक्तिगत कुछ कारण होते हैं। और अभी मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ और फेसबुक सोशल मीडिया वगैरह में कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, जब टाइम मिल रहा है तो कोई बोल रहे हैं कि कमाई नहीं हो रही थी इसलिए चले गए और कुछ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 7 वर्ष संगठन को दिया है, 7 वर्ष तक मैं रहा, और जो मेरे पहले नेता रह चुके हैं या उस संगठन के कोई भी जिम्मेवार हैं, वो आकर के मुझे कह दें कि कभी उन्होंने मुझे 2 रुपया दिया है या मैंने चाहा है। ये कहेंगे कि उन्होंने नहीं दिया, मैंने नहीं मांगा इसलिए मैं चला गया, नहीं। मैं संगठन को जिस हिसाब से चाह रहा था कि वो संगठन मजबूत हो, उस तरह से नहीं करने दिया गया। कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाती है, नेतृत्व का बड़ा अभाव है और परिवारजनों पर विश्वास किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं पर कोई भरोसा नहीं है साहब। यही कारण रहा है मेरा उस पार्टी को छोड़ देना। जबकि चुनाव के बहुत कम समय रह चुके हैं और ऐसे में 26 तारीख को हम लोग फिर से मौका मिलेगा, इंतखाब करेंगे नए सांसद का। कांग्रेस का दामन थमाया आपने, जाहिर सी बात है कि आप मेहनत कांग्रेस के लिए करेंगे। जी। क्या लगता है कांग्रेस अपनी डूबती नैया किशनगंज में बचा पाएगी देश के साथ साथ? देखिए, देश के हालात के बारे में बात हो गई और कहेंगे कि कांग्रेस की हालत ऐसी, अगर आप कहेंगे कि बहुत कमज़ोर है, तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस की हालत कमज़ोर नहीं है, हालत देश की कमज़ोर है। आप चाहे आप अर्थव्यवस्था को देखें, जो भी देखें, तो कांग्रेस पार्टी, खास करके कांग्रेस की तो ये ज़मीन है किशनगंज में। 2019 में भी हम लोग जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, इसी तरह से ये कहा गया था कि नहीं हम लोग फतह हासिल कर लेंगे, लेकिन जीत तो कांग्रेस की हुई, क्योंकि यहाँ के मतदाता, खास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मैं उन लोगों से प्रभावित हुआ हूँ।
मैं समझाते समझाते खुद समझ गया कि नहीं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमन और शांति के अलावा कुछ नहीं हम कर सकते। देश में भी अभी इस बार के जो हालात हैं, आप कहेंगे कि मोदी लहर है तो आता है, सभी का अपना एक समय आता है। रामायण में रावण का भी एक प्रकरण है, बड़े विद्वान थे रावण, और उनका भी एक पिक आवर था जब उन्होंने तीनों लोकों पर शासन कर लिया था। उन्होंने इंद्र पर शासन कर लिया, उन्होंने तमाम ग्रहों पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक वक्त आया कि एक वनवासी राम, जंगल में उनको कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सेना हो सके, तो उन्होंने बंदरों का सेना खड़ा करके रावण जैसे शक्तिशाली को परास्त किया। तो अभी देश में आप देखेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है, और आने वाले समय में माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में आपको परिवर्तन दिखेगा, और निश्चित रूपेण हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। वोटों के बिखराव की बात की जा रही है कि दो पार्टियां जब बराबर वोट में लाएंगे तो फिर तीसरे को जीतने का चांस बढ़ जाता है। इस कहाँ बराबर वोट आने वाली है? आप अगर कहेंगे बराबर आने वाली रहती तो संतोष चौधरी यहाँ क्यों आया? संतोष चौधरी को शिकायत ही उस संगठन से यही है कि आप बराबरी पर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो चलने का तरीका है वो नहीं है। लेकिन संतोष चौधरी के वोटों की गिनती तो कहीं और हो रही है। संतोष चौधरी की वोटों की गिनती करनी ही नहीं है। संतोष चौधरी के वोट कर देने से किशनगंज के सीट का फैसला नहीं हो जाएगा। यहाँ पर किशनगंज का फैसला संतोष चौधरी के दोस्तों के वोटों से होगा, और संतोष चौधरी को गाइड करने वाला यही संतोष चौधरी के दोस्त लोग हैं, जिन्होंने, यही बुजुर्ग लोग हैं, यही किशनगंज के माता पिता लोग हैं, यही चाचा चाची लोग हैं, जिन्होंने कन्विंस किया कि संतोष चौधरी तुम्हारा सोच अगर इतना अच्छा है तो तुम किसी ऐसी पार्टी में क्या कर रहे हो जहां तुम अपने हिसाब से उस संगठन को सजा भी नहीं पा रहे हो। आप जहां से आते हैं और जहां से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो क्षेत्र की बात हो या फिर रिलीजन की बात हो, समझाने में कामयाब हो पाएंगे आपकी कांग्रेस की जो नीतियाँ? कांग्रेस के लिए समझाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस प्रत्येक दिल में बसती है, और ऐसा हजार संतोष चौधरी अगर हजारों पार्टियों में काम कर लेना तो किशनगंज की जनता से कांग्रेस के जो प्रेम है कांग्रेस के प्रति वो मिटा नहीं सकता। कांग्रेस में आए हैं, कुछ देर यहाँ रुकेंगे या फिर उसका मुँह अगर भंग वगैरह? 7 साल अगर MIM में टिका हूँ तो अभी बड़ी बातें नहीं करूँगा। जीत हार के लिए नहीं आया हूँ। संतोष चौधरी के आ जाने से कोई हार नहीं जाएंगे, या संतोष चौधरी के आने से कोई जीत नहीं जाएंगे। संतोष चौधरी एक अलग लड़ाई लड़ रहा है। ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है उसके खिलाफ लड़ाई है संतोष चौधरी की, और ये संतोष चौधरी को नेता बनना है इसलिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। भोगा हूँ, इस ज़मीन पर रह करके भेदभाव झेला हूँ। अगर यहाँ के 80 लोगों ने झेला है तो 20 लोगों में होते हुए संतोष चौधरी ने उस भेदभाव को झेला है। इसी के खिलाफ तो लड़ाई लड़ने आया हूँ, और लड़ रहा हूँ, आगे लड़ूंगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे किशनगंज की आवाम तक? हाथ जोड़कर अपने तमाम भाई बंधुओं को, अपने माता पिता को, अपने तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के अलावा अपने पास मौजूदा समय में कोई ऐसा नहीं है जो इस तानाशाही शासन के खिलाफ खड़ा हो सके या आंख में आंख लड़कर। देखिए, बातें कर देना, डायलॉग डिलीवरी अलग चीज़ होती है, लेकिन जो काम है, जावेद साहब के बारे में बहुत अफवाहें फैला दी गई कि ऐसे हैं वैसे हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर काम का लिस्ट में देखा ना, मेरी आंखें फट गई किस तरह से काम हुआ है। जावेद साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो क्षेत्र में नहीं रहते हैं। आप जिस नेता को, अगर चंद लोग जो हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे मासूम दोस्त लोग हैं, जो ये समझते हैं कि क़यादत के नाम पर हम किसी नेता को जिता देंगे और वो हमारे लिए लड़ेंगे, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप अगर उनको भी जिताएंगे ना, वो भी जब संसद तक पहुँच जाएंगे तो इतने वक्त नहीं दे पाएंगे कि आपके गांव-गांव घूमेंगे। सांसद को हम जिताते ही हैं कि पार्लियामेंट में जाकर के बात करें, और जावेद साहब ने पिछले 5 साल में जितना उनको बोलना था उससे ज़्यादा बोल चुके हैं, जितना काम लाना था उससे ज़्यादा लेकर के आए हैं। इकलौते बिहार के सांसद होते हुए भी अगर आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा काम लेकर के वो आए हैं। हमें यही तो चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।